अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दिल इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। आज हम एक बहुत अहम वीडियो देखने जा रहे हैं जो कि मैथमेटिक्स के बारे में। इस वीडियो के बारे में मैं बता दूं कि ये वीडियो एक ट्रांसलेशन है, उर्दू वर्जन है एक बहुत बड़े कोर्स का जो कि ऑनलाइन अवेलेबल है और एक फ़ॉरेन मुल्क में बनाया गया है। इस कोर्स को पढ़कर उससे ये वीडियो बनाई गई है और ये वीडियो मैं आपको यहाँ पर दिखाने जा रहा हूँ जिसमें वो सारी रिसर्च आएगी जो आपको ये बताएगी कि हमने 21वीं सदी में मैथमेटिक्स कैसे पढ़ाना है। आप ये अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि अभी बाहर के मुल्कों में ऐसी रिसर्च हो रही है और डिस्कशंस हो रही हैं। तो अगर हम आज ये वीडियो देख लें और अपना माइंडसेट थोड़ा सा चेंज कर लें मैथ के बारे में और बच्चों के बारे में जो हमारे कॉन्सेप्ट्स बनते हैं, तो हम काफ़ी अच्छे तरीके से बच्चों को 21वीं सदी का मैथमेटिक्स पढ़ा सकते हैं। मैं आपको मैथमेटिक्स की तरफ लेके चलूंगा जिसे देखते हुए मुझे एहसास होता था कि शायद मैं किसी बहुत ऊंची इमारत पर खड़ा हूं और नीचे गिरने वाला हूं। ऐसा यकीनन कई और बच्चों को भी फील होता होगा। मैथ हमारे लिए मुश्किल है क्योंकि वो हमारे लिए मुश्किल बना दिया गया है। लेकिन जो चीज़ें आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, अगर आपने अपना माइंडसेट चेंज किया और इन चीज़ों को फॉलो किया तो आपके लिए मैथमेटिक्स बहुत आसान हो जाएगा। इस वीडियो के अलावा आगे आने वाले वक्तों में मैं और वीडियोस भी ऐसी बनाऊंगा जिसमें सिर्फ हम ये डिस्कस करेंगे कि मैथमेटिक्स को पढ़ाना कैसे चाहिए। इस वीडियो में हम मैथमेटिक्स को नहीं डिस्कस करेंगे, उसके कॉन्सेप्ट प्रोसीजर्स को डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन हम सिर्फ ये डिस्कस करेंगे कि आज की दिमाग की साइंस न्यूरो साइंस कैसे मैथमेटिक्स को पढ़ाने के लिए कहती है और हमें अपनी आदतों को कैसे चेंज करना पड़ेगा। लेकिन सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं अपनी इस प्रेजेंटेशन का आगाज करते हैं एक रिसर्च से जो की थी विनोद मेनन ने। विनोद मेनन 2015 में एक रिसर्च करते हैं मैथमेटिक्स के बारे में और उस रिसर्च पेपर में उस स्टडी में वो बताते हैं कि जिन बच्चों को मैथ से डर लगता है, एंजाइटी होती है, नंबर देख के उनको तशवीश होती है, तो जब उनके सामने मैथमेटिक्स के फॉर्मूले आते हैं, नंबर्स आते हैं, क्वेश्चंस आते हैं, तो उनके दिमाग के वो हिस्से एक्टिव होते हैं जो कि अगर वो सांप को देखें या किसी छिपकली को देखें या मकड़ी को देखें तो तब एक्टिव होने चाहिए। डर की वजह से बिल्कुल वही मैथमेटिक्स को देखते हुए, उनके सवालों को देखते हुए उनके दिमाग का वो हिस्सा एक्टिव हो जाता है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उनको मैथ से उतना ही डर लगता है जितना कि किसी सांप से डरना चाहिए या किसी मकड़ी से डरना चाहिए। इस रिसर्च के बाद वो ये भी बताते हैं कि ये ब्रेन का हिस्सा जब एक्टिव होता है तो एक और हिस्सा ब्रेन का शट डाउन हो जाता है, और वो शट डाउन होने वाला हिस्सा कौन सा है? वो है ब्रेन का प्रॉब्लम सॉल्विंग मैकेनिज्म, या वो हिस्सा जो कि चीज़ों को सॉल्व करने की तरफ जाता है। तो अगर आपने बच्चे को मैथमेटिक्स के क्वेश्चन दिखाया और वो एकदम डर गया और उसको ऐसा लगा कि उसकी तरफ एक सांप आ रहा है और उसका प्रॉब्लम सॉल्विंग मैकेनिज्म बंद हो गया है, तो फिर आप उसको क्या पढ़ा रहे हैं? आप तो उसको कुछ पढ़ा ही नहीं सकते। आप जितने भी अच्छे टीचर हैं आप उसको कुछ नहीं पढ़ा सकते। इसलिए सबसे पहले ज़रूरी है कि हम इस बात को समझें कि जब बच्चे मैथमेटिक्स से डरते हैं, जब आप मैथमेटिक्स से डरते हैं, तो उसके लिए हमारे पास क्या तरीके हैं कि उस एंजाइटी को, उस डर को दूर किया जाए। मैं आपको एक और डॉक्टर की तरफ लेके जाऊंगा, डॉक्टर जो बॉयलर, जिनका मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूं और उनकी बुक्स भी हैं। मैंने उन पर और भी वीडियोस बनाई हैं, उनकी बुक्स भी मैंने काफ़ी पढ़ी हैं। तो वो मुख्तलिफ रिसर्च करती है मैथमेटिक्स के बारे में, और रिसर्च करने के बाद ये एक रिसर्च है जो स्कॉटलैंड में उन्होंने की और तकरीबन 11,103 सैंपल्स लोगों पर ये रिसर्च की। और उन्होंने बताया कि जब उन्होंने लोगों से पूछा कि क्या आपको मैथ से डर लगता है, तो 58% लोगों ने कहा कि हमें मैथ से डर लगता है। इससे आपको अंदाजा होना चाहिए कि हम ज़्यादातर लोग मैथमेटिक्स से डरते हैं। इन्होंने एक अपनी कंपनी बनाई जिसका नाम यू क्यूबिड है, और इस कंपनी का काम ये है कि ये मैथमेटिक्स के बारे में अवेयरनेस देती है। तो इससे आपको अंदाज़ा लगाना चाहिए कि मैथमेटिक्स से ज़्यादातर सबसे मुश्किल सब्जेक्ट मैथमेटिक्स को समझा जाता है। वो इस रिसर्च से भी साबित हो रहा है, और इसके साथ सबसे ज़्यादा लोग मैथमेटिक्स से डरते हैं। इनकी इसी रिसर्च के कुछ अगले जो इनकी फाइंडिंग्स हैं उनके बारे में भी मैं आपको बताता रहूँगा इसी प्रेजेंटेशन में। अब हम चलते हैं एक और चीज़ की तरफ, और वो भी इन्हीं की रिसर्च से आई है जिसमें ये कहा गया है कि लोग अमूमन, उनका एक गलत ख्याल है कि मैथमेटिशियंस हमेशा पैदा होते हैं। मैथमेटिक्स एक ऐसी स्किल है जो बाय बर्थ होती है।
हम भी अमूमन जब छोटे होते तो कहा जाता था कि ये बच्चा तो जीनियस है, इस बच्चे में तो ये क्वालिटी है, ये बच्चा तो मैथमेटिक्स को बहुत अच्छे तरीके से समझता है। किसी मैथ के टीचर के बच्चे को कहा जाता था कि इसको तो मैथमेटिक्स आता ही होगा क्योंकि इसके बाबा या इसकी मामा मैथमेटिक्स की टीचर हैं। लेकिन ये गलत तासुर है। कोई भी बच्चा मैथमेटिक्स की एबिलिटी लेकर पैदा नहीं होता, और अगर वो एबिलिटी जेनेटिक्स के जरिए कुछ आती भी है तो वो बहुत नज़रअंदाज कर देने वाली कम एबिलिटी होती है। तो जब हम ये समझते हैं कि कुछ बच्चे मैथमेटिक्स में अच्छे हैं क्योंकि उनका ब्रेन स्पेशल है, वो मैथमेटिक्स को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं क्योंकि उनका ब्रेन मैथमेटिक्स में बहुत अच्छा काम करता है, और कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको मैथमेटिक्स कभी समझ ही नहीं आ सकता क्योंकि उनका ब्रेन मैथमेटिक्स को बिल्कुल नहीं समझता। ये गलत कॉन्सेप्ट है। तमाम लोगों को अल्लाह ताला ने एक जैसा ब्रेन दिया है और उनके पास एक जैसी कैपेबिलिटी होती है मैथमेटिक्स को समझने के लिए। तो अब आपने अपनी क्लास में या अपने दोस्तों में या अपने आप को कभी ये नहीं समझना कि आपको मैथमेटिक्स नहीं आ सकता। ये एक ऐसा आंसर है जो आपके दिमाग में भरा जाता है, और लोग आपको कह कह कर आपके दिमाग को, आपके लाशऊर में ये चीज़ बिठाते हैं कि आप मैथमेटिक्स में अच्छे नहीं हो सकते। और उसकी वजह यह कि हमारा दिमाग एक प्लास्टिक है। बिल्कुल ऐसे ही हमारा दिमाग ग्रो करता है, हमारा दिमाग बढ़ता है जैसे कि आप प्लास्टिक की किसी चीज़ में, प्लास्टिक के थैले में कुछ चीज़ें डालते जाएं। और हमारा दिमाग कैसे ग्रो करता है? हमारा दिमाग अपने सेल्स के कनेक्शंस बनाता है जिन्हें न्यूरॉन्स कहा जाता है। तो जब दिमाग के सेल के कनेक्शन बनते हैं तो दिमाग आहिस्ता 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 बढ़ता जाता है। जब बच्चा पैदा होता है तो उसके दिमाग के कनेक्शंस नहीं होते, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसके दिमाग के कनेक्शंस बनते जाते हैं और वो लर्निंग करता जाता है। तो जितनी अच्छी ये कनेक्शंस होंगे उतनी ज़्यादा लर्निंग होगी। अब ये जो दिमाग के कनेक्शंस हैं जो पैदा होते हैं, जो बनते हैं, वो 3 किस्म के होते हैं। एक तो ये कि आपके नए न्यूरॉन्स आ गए, नए न्यूरॉन्स आ गए। दूसरा ये कि 2 न्यूरॉन्स हैं उनको कनेक्ट कर दिया। और तीसरा रीइंफोर्समेंट होती है, वो ये होती है कि आपने एक कनेक्शन है जो कि आहिस्ता आहिस्ता खुल रहा है क्योंकि आपने उसको रिवाइज नहीं किया, आपने उसको रीइंफोर्स कर दिया। तो दिमाग में ये 3 किस्म के कनेक्शंस बनते हैं और इन तीनों कनेक्शंस की वजह से लर्निंग होती है। तो लर्निंग आपने याद रखनी है, दिमाग के कनेक्शंस हैं। अगर आपके दिमाग की तारें ज़्यादा आपस में जुड़ी हुई हैं तो आपकी लर्निंग बहुत ज़बरदस्त होगी, और अगर आपके दिमाग की तारें कम जुड़ी हैं तो इसका मतलब ये है कि आपकी लर्निंग कम हो रही है, आपको चीज़ें उतनी आसानी से समझ नहीं आएंगी। लेकिन क्या हमारे दिमाग की पावर का कभी आपने अंदाज़ा लगाया है? वैसे तो मेरे पास बहुत सारी ऐसी मिसालें थी जिससे मैं आपको बता सकता था कि किस तरीके से टैक्सी ड्राइवर्स ने 20,000 स्ट्रीट्स लंदन की याद की और उनका दिमाग बढ़ता गया। उन्होंने जीपीएस को इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन जब उन्होंने टैक्सी चलाना छोड़ दी तो उनका दिमाग वापस अपनी ओरिजिनल जगह पर आ गया। तो जब आप दिमाग से जितना ज़्यादा काम करते हैं, जितना चैलेंजिंग टास्क देते हैं, आपका दिमाग उसी तरीके से उसको एक्सेप्ट करता है और आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू कर देता है, उसके कनेक्शंस बनने शुरू हो जाते हैं। लेकिन जब आप वो काम छोड़ देते हैं तो आपका दिमाग के कनेक्शंस आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं और दिमाग दोबारा स्क्वीज हो जाता है। आपको मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ क्रिस्टीना सेंट हाउस की, जिस पर मैं एक वीडियो बना चुका हूँ। और क्रिस्टीना सेंट हाउस वो खातून है जिनका दिमाग आता है। इनका दिमाग किसी बीमारी की वजह से आधा निकाल दिया गया था बचपन में। अब आधे दिमाग की वजह से डॉक्टर्स का ये ख्याल था कि शायद ये बोल ना सकेंगी, इनका जिस्म पूरा काम नहीं करेगा और पढ़ने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। लेकिन क्रिस्टीना सेंट हाउस, इन्होंने MS 18 ईयर्स ऑफ एजुकेशन ली USA से। इन्होंने पैथोलॉजी में, मेरे ख्याल में पैथोलॉजी में इन्होंने मास्टर्स किया, और अब आपके सामने है कि ये स्पोर्ट्स भी करती हैं, ये गाड़ी का लाइसेंस भी वहाँ से हासिल कर चुकी हैं, गाड़ी भी चलाती हैं, बोलती भी हैं, और आगे इनकी फैमिली भी है। तो आधे दिमाग के साथ अगर ये 18 ईयर्स ऑफ एजुकेशन ले सकती हैं USA से, तो हम पूरे दिमाग के साथ अपने बच्चों को मैथमेटिक्स नहीं पढ़ा सकते। तो इसका मतलब ये है कि जब हम ये कहते हैं कि हमारे बच्चों को आता नहीं है, तो उनके दिमाग यानी उनकी हार्डवेयर पर हम ये कसूर नहीं डाल सकते कि उनको नहीं आता, हमें पढ़ाना नहीं आता। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। मेरे सामने इस वक्त तस्वीर है डॉक्टर निकोलस लैशफर्ड की, और डॉक्टर निकोलस लैशफर्ड जब स्कूल में थे तो इनको इनके टीचर्स ये कहते थे कि 20 साल की हमारी हिस्ट्री में, स्कूल की हिस्ट्री में, इससे ज़्यादा स्लो लर्नर, जिसे हम उर्दू में नालायक कहते हैं, नहीं आया। इनकी मदर को ये कहा जाता था कि आपका बच्चा कभी नहीं पढ़ सकता।
और इसके पास वो स्पेशल ब्रेन ही नहीं है जो कि मैथमेटिक्स को सीख सकता है या इवन आर्म स्टडीज को कर सकता है। तो इनके जो जितने भी टीचर्स थे उन्होंने इन पर हाथ खड़े कर दिया था और उन्होंने कहा ये नहीं पढ़ सकते। लेकिन आज मैं आपको दिखा रहा हूं कि इन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से अप्लाइड मैथमेटिक्स में पीएचडी की है, ये डॉक्टर है। और इनकी मदर ने एक बुक लिखी है जिसका नाम है रिवर्स्ड। आजकल मैं इस बुक को ढूंढ रहा हूँ क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि इस बुक को पढ़ा जाए। लेकिन इनकी मदर के आपको यूट्यूब पर लेक्चर्स भी मिलेंगे और आप उनको, मैं तो इनको बहुत ज़्यादा, मतलब मैं तो इनको सैल्यूट करता हूँ कि इस किस्म की मदर्स होती हैं जो अपने बच्चों को ऐसी किसी भी इंफीरियरिटी कम्प्लेक्स में आने नहीं देती। जब लोग उनको कह रहे होते कि नहीं पढ़ सकते तो ऐसी माएँ खड़ी होती हैं और उन्होंने अपने बच्चे को खुद पढ़ाया। तो ये बुक भी पढ़ने के काबिल है, लेकिन इसके साथ साथ हमें एक सबक भी लेना चाहिए कि जिस बच्चे को टीचर्स कह रहे थे कि ये हमारे स्कूल की तारीख का सबसे ज़्यादा स्लो लर्नर है, उस बच्चे ने मैथमेटिक्स में पीएचडी की। तो इसका मतलब ये है कि फिर शायद हमें पढ़ाना नहीं आता, शायद हमें पता ही नहीं है कि बच्चे कैसे पढ़ते हैं, मैथमेटिक्स उनको कैसे पढ़ाना चाहिए। तो ये दो एग्जाम्पल्स मैंने ऐसी दी हैं जो कि हमारी आंखें खोलने के लिए काफ़ी होनी चाहिए। यहाँ पर मैं जिक्र करता जाऊँगा कुछ और रिसर्च का। तो अगर हम डॉक्टर कैरल ड्वेक की बात नहीं करेंगे तो इनकी ऐसी किताब है जिन्होंने एक हलचल मचा दी। मैं आपको इनकी किताब दिखा रहा हूँ, माइंडसेट। अगर आपका बच्चा इंग्लिश पढ़ सकता है तो ये बुक उसको सबसे पहले पढ़नी चाहिए। मेरे नज़दीक सबसे पहले एक बच्चे को 7वीं 8वीं क्लास में ये बुक पढ़नी चाहिए, क्योंकि इससे उसको पता चलेगा कि उसने आगे कैसे पढ़ना है, उसने ग्रोथ माइंडसेट कैसे बनाना है, उसने फिक्स्ड माइंडसेट की तरफ नहीं जाना, उसने रट्टा नहीं लगाना, बल्कि उसने चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना है, फेल होना है, फिर खड़े होना है, बार बार क्वेश्चंस करने हैं। तो इनकी एक ये रिसर्च है जिसमें उन्होंने ये बताया है कि जो फिक्स माइंडसेट का बच्चा था, जो कोई भी नई चीज़ पसंद नहीं करता, वो कहता है अच्छा बस जो मुझे पता है मैं वही करता हूँ, ये फिक्स्ड माइंडसेट है, चैलेंज को नहीं पसंद करता, नई चीज़ को नहीं पसंद करता, क्रिएटिव चीज़ को नहीं पसंद करता वो। और ग्रोथ माइंडसेट का बच्चा वो जो चैलेंजेस को पसंद करता है। अगर एक काम पर, एक क्वेश्चन पर स्टक हो जाए तो वो बार बार करेगा, थोड़ी देर उठेगा जाएगा, फिर वापस आके करेगा जब तक उसको कंप्लीट नहीं कर देता। तो ऐसा बच्चा बहुत ज़्यादा तरक्की करता है। बल्कि इन्होंने ये बताया है कि 8वीं क्लास तक ऐसे बच्चे, 17 साल की उम्र, 16 साल की उम्र, 8वीं 9वीं क्लास में ऐसे बच्चे 2 साल आगे निकल जाते हैं कॉम्पिटेंसी में उन बच्चों से जिनका फिक्स्ड माइंडसेट होता है। तो सबसे पहले हमें अपने बच्चों को ये बताना चाहिए। स्कूल में, बाहर के स्कूलों में बार बार बताया जाता है बच्चों को कि आपने हार नहीं माननी, ये क्वेश्चंस आपने करने, ये क्वेश्चंस आपने खुद करने। आप इसकी हेल्प ले सकते हैं, इंटरनेट की हेल्प ले सकते हैं, लेकिन आपने चैलेंजेस एक्सेप्ट करने हैं। चाहे आप स्लो करें, चाहे आप गलत कर दें, 10 मरतबा गलत करें, लेकिन आपने करने, आपने ये चैलेंज अबूर करना है। और इसी तरीके से इनके ही एक साथी हैं, उनके बारे में भी हम बात करेंगे। लेकिन ये कहती हैं कि अपने बच्चों को आइडियलाइज ना कीजिए, उनको ना कहिए कि आप स्मार्ट हैं, उनको ना कहिए कि आप गिफ्टेड हैं, आप क्लेवर हैं, आप ब्राइट हैं। ये जो अलकाबात आप अपने बच्चों को देते हैं, ये बच्चों के लिए इंतहाई ख़तरनाक है। और ऑन द अदर साइड आपको ये भी नहीं कहना चाहिए कि यार आप बिल्कुल डम हैं, आप कुंदज़ेन हैं, आप जो है वो बिल्कुल कुछ नहीं कर सकते। बच्चों को किसी किस्म के अलकाबात नहीं देने चाहिए, क्योंकि उसकी वजह यह कि जब आप बच्चे को स्मार्ट कह देते हैं तो बच्चा ये समझता है कि वो हर चीज़ कर सकता है। लेकिन हर चीज़ वो नहीं कर सकेगा, वो कहीं ना कहीं जाकर प्रॉब्लम में आएगा, कोई क्वेश्चन उससे नहीं होगा। जब उससे क्वेश्चन नहीं होगा तो अब क्या होगा, क्योंकि वो तो अपने आप को स्मार्ट समझता है, तो वो कोशिश करेगा कि वो नए क्वेश्चन की तरफ ना जाए, वो जो बुक्स में है उन चीज़ों को रट्टे लगाए और उनमें वो अपनी महारत हासिल कर ले और नंबर ज़्यादा ले ले। तो स्मार्टनेस का एक एडेड प्रेशर आ जाएगा उसके ऊपर, क्योंकि उसने तो साबित करना है कि वो फुटबॉल में भी स्मार्ट है, वो तो हॉकी में भी स्मार्ट है, वो तो मैथमेटिक्स में भी स्मार्ट है, वो तो बायो में भी स्मार्ट है, वो तो हर जगह स्मार्ट है। बल्कि आपको ये करना चाहिए कि अगर उसने एक पेपर अच्छा किया तो आपको उसकी आदत की तारीफ करनी चाहिए कि बेटा आपने ये बहुत अच्छा काम किया। बजाय ये कहने के कि आप बहुत स्मार्ट हैं, आपको ये कहना चाहिए आपका ये काम बड़ा स्मार्ट है, आपने बड़ा अच्छा काम किया है, ताकि उसको पता चले कि उसकी कदर, उसकी वैल्यू उसके काम के साथ है। जब उसका काम बुरा हो तो आप कहें कि आपको इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है, आपके इस काम को इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है, बजाय आप ये कहें कि भाई आप तो बिल्कुल कुंज़ैन, आपने तो कुछ भी नहीं किया। तो बच्चों को अलकाबात नहीं देने चाहिए, उनको लेबल्स नहीं देने चाहिए, बल्कि उसके साथ साथ कोशिश ये करनी चाहिए कि उनके काम को आप या तो एडमायर करें, तारीफ करें, या उसमें इस्लाह के पहलू ढूंढें।
तो उनकी आदतों को, उनके काम को जज करें और उस पर आप अपनी राय दें, लेकिन बच्चों को बिल्कुल भी ये ना बताएं कि वो बहुत ज़्यादा गिफ्टेड है, क्योंकि इसका इतना ज़्यादा एडेड प्रेशर होगा बच्चों पर। मैं आपको एक और इसी किस्म की रिसर्च दिखाता हूँ जहाँ पे मैथ्स के टीचर ये समझते हैं कि मैथमेटिक्स में वही बच्चे कामयाब हो सकते हैं जो कि ब्रिलियंट होते हैं। ये चीज़ मैथमेटिक्स के बारे में कहा जाता है कि मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि आपको इनबिल्ट मिलता है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैथमेटिक्स सबसे आगे, और इसी तरीके से फिलॉसफी को भी ऐसे कहा जाता है। लेकिन अर्थ साइंसेस हो गई या एजुकेशन हो गई, साइकोलॉजी होगी, इनमें कहा जाता है कि नहीं, कोई भी आदमी आ जाए उसमें एक जैसे परफॉर्म करेगा। लेकिन मैथमेटिक्स में हमारे जहन में एक गलत तासुर बैठा है कि कुछ लोग इस पर बहुत ज़बरदस्त होते हैं, ब्रिलियंस का इसमें बहुत ज़्यादा अमल दखल है। हालांकि मैथमेटिक्स एक स्किल है जिसे कोई भी सीख सकता है। तो आपने आज से अपने बच्चों को यही नहीं बताना कि वो गिफ्टेड है, वो ब्रिलियंट हैं, वो जीनियस हैं, वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी हैं। ये चीज़ आपने ख़त्म कर देनी है। बस आपने उनको अगर सिखाना है तो आपने उनको बताना है कि बेटा, आपकी जो क्वालिटी है, आपके जो काम की क्वालिटी है, वो ये है कि आपने इसको बार बार किया है, तो आपने हार नहीं मानी, आपने बार बार किया और इन द एंड आपने इसको ठीक कर दिया। तो ये आपकी सबसे बड़ी क्वालिटी है। ये सबसे अहम चीज़ है कि आपने हार नहीं मानी, आपने चैलेंज को बार बार किया और आपने जिद्दोजहद की और कब कंप्लीट हो गया। दूसरी एक चीज़ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि अगर एक बच्चा एक टेस्ट में 9 नंबर लेता है, दूसरे टेस्ट में 9 नंबर लेता है और तीसरे टेस्ट में 10 नंबर लेता है, तो हम उसको बहुत हाईली रेट करते हैं। लेकिन अगर एक बच्चा 4 नंबर लेता है पहले टेस्ट में, दूसरे में 7 नंबर लेता है और तीसरे में 9 नंबर लेता है, तो हम कहेंगे हाँ, ये एवरेज बच्चा है। लेकिन आप अगर इंप्रूवमेंट देखें तो आपको किस में ज़्यादा इंप्रूवमेंट नज़र आ रही है? पहले बच्चे में नज़र आ रही है, दूसरे बच्चे में नज़र आ रही है? आपको दूसरे बच्चे में ज़्यादा इंप्रूवमेंट नज़र आ रही है, कोई 4, 7 और 9 तक गया है, तो उसे तो हमें ज़्यादा इंकरेज करना चाहिए, हमें उसको बताना चाहिए कि भाई शानदार, आपने बड़ा अच्छा काम किया है। अब बाहर के मुल्कों में नंबर्स नहीं लिखे जाते, रिजल्ट कार्ड्स में अब आहिस्ता आहिस्ता नंबर्स आपको नजर नहीं आएंगे कि 100 में से इतने नंबर ले लिए, इतने नंबर ले लिए, बल्कि आपको उनके ग्राफ दिखाए जाएंगे कि पूरे साल में इस बच्चे ने क्या इंप्रूवमेंट की है, या ये बच्चा ऊपर से शुरू होकर नीचे गया। तो जो इम्प्रूवमेंट का पहलू है वो बहुत अहम है जब भी आप रिजल्ट को मुतय्यन करते हैं। अगर एक बच्चा इंप्रूव कर रहा है तो उसको और हौसला अफजाई की ज़रूरत है, और अगर एक बच्चा स्टेडी जा रहा है तो ठीक है, उसकी भी तारीफ कीजिए, लेकिन मैं उस बच्चे को अफजल गर्दानूंगा जो कि इंप्रूव कर रहा है, चाहे कि शुरू में उसके नंबर कम ही क्यों ना हो। इसी तरीके से टीचर्स जो बच्चों पर यकीन रखते हैं, ये एक रिसर्च है, मैं आपको बता रहा हूँ, और ये बड़ी मज़े की रिसर्च है कि वो कुछ बच्चों को समझते हैं कि इनको कभी कोई चीज़ आ ही नहीं सकती, क्रिटिकल होते हैं कि ये बच्चा तो कुछ कर नहीं सकता। और जब ये रिसर्च की गई स्कॉटलैंड में, तो 37% टीचर्स ये समझते हैं कि कुछ बच्चे चाहे कितना भी जोर लगा लें, वो मैथमेटिक्स में अच्छे नहीं हो सकते, साइंस में नहीं अच्छे हो सकते, इंग्लिश में नहीं अच्छे हो सकते। 37 टीचर्स 100 में से ये समझते हैं कि कुछ बच्चे कितना भी जोर लगा लें वो बेहतर नहीं हो सकते, और ये बहुत गलत कॉन्सेप्ट है, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूं कि दिमाग की साइंस तो ऐसे नहीं कहती। चलें ब्रेन के बारे में हम बात करते हैं, तो एक बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट जेसन मोजर ने एक एक्सपेरिमेंट किया, और इनकी ये बड़ी ग्राउंड ब्रेकिंग रिसर्च थी। उन्होंने बताया कि जब भी आप एक क्वेश्चन ठीक करते हैं तो आपके दिमाग का एक कनेक्शन बनता है, लेकिन जब आप क्वेश्चन गलत करते हैं और फिर आप उस पर सोचते भी हैं कि ये मेरा क्वेश्चन गलत हुआ, आप उसको देखते भी हैं, तो आपके 2 या 2 से ज़्यादा कनेक्शन बनते हैं अगर आप उसको ठीक कर लेते हैं। तो अगर आपने गलती की और फिक्स्ड माइंडसेट से देखा और आपने कहा ओहो अच्छा गलती होगी, छोड़ो ठीक है, मुझे क्या ज़रूरत है, दैट्स इट, तो फिर आपने कोई लर्निंग नहीं की, ना ही आपके दिमाग के कनेक्शन बने। लेकिन अगर आपने गलती की और आपने ग्रोथ माइंडसेट के साथ कहा ओहो ये तो मैंने गलती की, मुझे इसको ठीक करना चाहिए, आपने इधर उधर से चीज़ें ढूंढी, रिसर्च की और उसको ठीक किया, तो कम से कम 2 और 2 से ज़्यादा कनेक्शंस बनेंगे। इसका मतलब यह है कि गलतियां जो बच्चा करता है वो ज़्यादा सीखता है, और अगर एक बच्चा गलतियां करके ज़्यादा सीखता है तो जो बच्चा हमेशा ही ठीक कर रहा है, क्या वो ज़्यादा सीख रहा है? ये आपके लिए सवाल है। और इसका यह भी मतलब है कि जो बच्चा बहुत गलतियां करता है उसे हमें बहुत ज़्यादा डांटना नहीं चाहिए, बल्कि उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। ये चीज़ मैंने आपको यहाँ पर न्यूरोसाइंस की ज़ुबान में बताई है, और ये बताने की कोशिश की है कि अगर ग्रोथ माइंडसेट है बच्चे का तो वो गलतियां करेगा, हो ही नहीं सकता, वो नई नई चीज़ें ट्राई करेगा, वो एक्टिविटीज़ नहीं लेगा, वो बाहर जाएगा, नया काम करेगा, वो शरारतें आपको
इधर उधर की बहुत करके दिखाएगा, वो कपड़े गंदे करेगा क्योंकि उसने नई चीज़ें करनी है, वो मिस्टेक्स करेगा और उन मिस्टेक से वो सीखेगा, फिर वो अपने ही काम को बेहतर करने की कोशिश करेगा। लेकिन जहां मिस्टेक हुई, हमने कहा ओह ये क्या मिस्टेक, गलती, रेड बल्ब जलना शुरू हो जाता है हमारा। और इसी वजह से हमारे बच्चे गलतियां करने से घबराते हैं, और जब वो गलतियां नहीं करते तो उनकी लर्निंग नहीं होती। रट्टा सिस्टम में वो बहुत अच्छे चल सकते हैं, लेकिन आज से 5 साल के बाद बच्चे नहीं चलेंगे। ये बात मेरी लिख लें, अभी लोगों को इस बात पर यकीन नहीं आ रहा और मुझे नज़र आता है जब भी मैं वीडियोस बनाता हूं, लेकिन 5 साल, 2019, 2024 और 2024 के बाद आपके बच्चे रट्टे से जॉब्स नहीं ले सकेंगे। मैं तो ये समझता हूँ कि अभी भी नहीं ले पा रहे, और इसकी मेरे पास कई एग्जांपल्स हैं। लेकिन मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ कि कल ही मैं एक कोर्स कर रहा था जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का था, और वो माइक्रोसॉफ्ट का कोर्स था, और उसमें माइक्रोसॉफ्ट ने लिखा था कि जो टॉप स्टूडेंट्स होंगे जो ये प्रोजेक्ट करेंगे उनको हम डायरेक्टली हायर करेंगे सिलिकॉन वैली में। तो अब जो सिर्फ एक कोर्स कर रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, और अगर उसमें अच्छा परफॉर्म कर देता है पूरी दुनिया से, तो माइक्रोसॉफ्ट और सिलिकॉन वैली उसको हायर कर रहे हैं। तो क्या उन्होंने उसकी डिग्री पूछी? क्या उन्होंने पूछा कि इसके कितने नंबर हैं, इसने मैथमेटिक्स में और फिजिक्स में और साइंस में कितने नंबर्स लिए हैं? तो ये एक बहुत बड़ी मिथ है जो कि इंटरनेट के आने की वजह से पाकिस्तान में ज़्यादा अरसा रहेगी नहीं, और जिन लोगों को अभी इस पर यकीन नहीं आ रहा, 2-3 सालों में उनको बहुत जल्दी यकीन आ जाएगा। तो मैंने आपको बताया यहाँ पर कि आपके पास अगर फिक्स माइंड सेट है तो आप कभी भी लर्निंग नहीं कर सकते, और अगर ग्रोथ माइंड सेट है तो आप लर्निंग करेंगे, आप स्ट्रगल करेंगे, हर जगह पर आप गिरेंगे, दोबारा उठेंगे, फिर गिरेंगे, फिर दोबारा उठेंगे, और ऐसा करते करते आप कहेंगे ये मैंने ये कर लिया। और जब बच्चा कहता है ये मैंने कर लिया, तो उस वक्त उसकी लर्निंग मैक्सिमम हो चुकी होती है। यही कॉन्सेप्ट मैंने एक और वीडियो में लर्निंग पिट के नाम से दिया है, जिसे कि एक साइंसदान तो नहीं कहना चाहिए, खैर एक टीचर ने बताया है जिनका नाम है जेम्स नॉटिंघम। और उन्होंने ये बताया कि जब भी बच्चा एक नया सवाल करता है, आपका बच्चा शुरू में समझता मुझे आता है ये सवाल, वो हमेशा कहेगा हाँ ये तो मुझे आता है, ये तो कोई मसला नहीं। लेकिन जब सवाल शुरू किया, अब फंस गया, अब उसको समझ नहीं आ रही ये कैसे हो रहा है, क्वेश्चन करें। ये वो टाइम है जब वो बिल्कुल कंफ्यूज हो जाता है, तो वो इस गड्ढे में नीचे गिर जाता है, यहाँ पर पेट में यहाँ पर आ जाता है, कंफ्यूज हो गया। अब आपने उसको बकअप करना है, उसको सॉल्व करके नहीं देना क्वेश्चन, उसको बकअप करना है कि भाई आप ये कर सकते हैं। आप मुख्तलिफ मदद लें, आप पीछे मिसालें देखें, आप एग्जाम्पल्स देखें, आप इंटरनेट पर जाएं, आप दोस्तों से मशवरा करें, लेकिन करना आपने। और जब वो इस गड्ढे से निकलने के लिए जितनी भी जान लगाएगा, चाहे वो अपने दोस्तों से ग्रुप डिस्कशन कर रहे हैं, चाहे वो किसी से बात कर रहा है, इंटरनेट पे देख रहा है, बुक बार बार पढ़ रहा है, बुक की एग्जांपल्स देख रहा है, यहां पर वो कनेक्शन ठक 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 बनना शुरू हो जाते हैं। और जब वो कनेक्शंस बनना शुरू होते हैं तो उसकी लर्निंग शुरू हो जाती है। लेकिन हम क्या करते हैं, जैसे ही बच्चा किसी क्वेश्चन में फंसा, हम कहते हैं आओ बच्चे मैं आपको सॉल्व करके देता हूं। जब आपने सॉल्व करके दिया, आप टीचर हैं, आप वालिद हैं, आप एक ट्यूटर हैं, ट्यूटर्स ने मेरी बात को बहुत गुस्से में लिया जब मैंने कहा ट्यूशन का फ़ायदा नहीं है। तो अगर आप ऐसे ट्यूटर हैं या टीचर हैं तो आपके बच्चे नहीं लर्निंग करेंगे। लेकिन अगर आपने थोड़ा सा होल्ड किया अपने आप को और कहा कि बेटा आपने करना है, तो वो बच्चा जो है वो कर लेगा, स्ट्रगल करेगा, लेकिन दिमाग चीज़ों को इतनी जल्दी छोड़ता नहीं है। वो बच्चा उठ के कहीं जाएगा, उसको थोड़ा सा रेस्ट करवा दें, वो वापस आएगा, वो वही काम करेगा, लेकिन बैक ऑफ माइंड उसका काम हो रहा होता है डिफ्यूज मोड में, वो क्वेश्चन सॉल्व कर रहा होता है, बज़ाहिर उसको नहीं लगता, लेकिन एकदम फिर एक यूरिका मोमेंट आएगा और वो कहेगा हाँ मुझे पता चल गया, और वो कर लेगा। तो आप इस चीज़ को बार बार करवाइए ताकि बच्चे को स्ट्रगल की आदत हो, उसको पता हो कि मैंने ये काम खुद करना है। और जब कोई बच्चा ये काम करना शुरू कर देता है, फिर उसके लिए कोई भी नई चीज़ सीखना मुश्किल नहीं रहती। अब मैं आपको कुछ और चीज़ें बताना चाहता हूँ कि मैथ को विजुअल होना चाहिए, और उसकी वजह यह है कि हम जब भी मैथ को विजुअलाइज करके बताएंगे तो हमारे दिमाग में जो 5 हिस्से होते हैं, जब भी दिमाग का कोई क्वेश्चन आता है तो वो उसको उन 5 चीज़ों को एक्टिवेट करता है। उनमें से 2 जो है ना वो तस्वीरों को ज़्यादा अच्छे तरीके से लेते हैं। तो 2 हिस्से जो है वो विजुअल, जो हमारे पास मुख्तलिफ क्लस्टर्स होते हैं दिमाग के, उनमें मौजूद होते हैं। तो इसका मतलब ये कि जो चीज़ आपको दिखा के पढ़ाई जाएगी या जिसमें आप विजुअल ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, वो आपके बच्चों को जल्दी भूलेगी नहीं। और अगर आप कर रहे हैं तो आप भी इस किस्म की मुख्तलिफ काम कर सकते हैं। मैं आपको एक नेशनल जियोग्राफिक की दोबारा एक स्टडी दिखा रहा हूँ, और इसमें दुनिया में जो सुपर अचीवर्स हैं, जिस तरह आइंस्टाइन है,
स्टीफन हॉकिंग्स अब हैं और बड़े, लेकिन क्योंकि ये स्टडी 2017 में हुई तो उस वक्त स्टीफन हॉकिंग तो हयात थे, और आइंस्टाइन और बाकी ऐसे जो बड़े बड़े साइंटिस्ट गुजरे हैं, जो बड़े बड़े नाम गुजरे हैं, उनके ब्रेन्स का मुताला किया गया, उस पर रिसर्च की गई और देखा गया कि इनके दिमाग में और अदील इम्तियाज़ के यानी एक आम आदमी के दिमाग में क्या फ़र्क है। तो जब उन्होंने रिसर्च की तो उन्होंने बताया कि जो फ़र्क है वो सिर्फ दो चीज़ों का है। खैर वो एक ही बन जाती है। एक ये कि वो ब्रेन जो है उनका, उसमें ब्रेन कनेक्शंस बहुत हैं। जो आइंस्टाइन का ब्रेन है उसमें ब्रेन कनेक्शंस बहुत हैं। तो आइंस्टाइन ने जितनी भी थिंकिंग की कमरे में बैठ के, जो माइंड, उन्होंने मुख्तलिफ किस्म के एक्सपेरिमेंट्स किए, माइंड एक्सपेरिमेंट्स किए आइंस्टाइन ने। लिफ्ट का सोचा, उसमें एक बंदा बैठा हुआ है, अगर वो ज़मीन के ऊपर है, वो स्पेस में है तो क्या होगा, और इस बेसिस पर उन्होंने अपनी पूरी की पूरी रिसर्च की। न्यूटन ने हमें कैलकुलस की यानी मैथमेटिक्स की एक नई ब्रांच दी, तो उन्होंने जितना स्ट्रगल किया, क्योंकि कैलकुलस तो पहले नहीं थी, न्यूटन ने खुद बनाई, उतने ज़्यादा उनके दिमाग के कनेक्शंस बने, और जितने ज़्यादा कनेक्शंस बने उतने ज़्यादा उन्होंने एक्सेल किया, और उनकी थॉट्स बड़ी फ्लेक्सिबल थी। वो मुख्तलिफ चीज़ों को सोचते थे, जब भी किसी चीज़ में फंस जाते थे कहते नहीं थे कि यार ये तो मेरा काम ही नहीं, छोड़ो, मुझे क्या ज़रूरत है करने की, बल्कि वो कहते थे अब तो इसको ख़त्म करके छोड़ना है। तो जो सुपर अचीवर्स हैं उनके और हमारे दिमाग में सिर्फ एक चीज़ का फ़र्क था, और वो ये था कि उनका दिमाग का वज़न थोड़ा सा ज़्यादा था और साथ साथ कनेक्शंस बहुत थे। तो कनेक्शंस बनाने के लिए हमें स्ट्रगल करनी पड़ेगी, स्ट्रगल के अलावा कनेक्शंस नहीं हो सकते। 97 टीचर्स जो हैं वो डिसएग्री करते हैं कि मैथ के किसी भी सवाल का एक ही सोल्यूशन हो सकता है। वो समझते हैं कि मल्टीपल तरीकों से किया जा सकता है। वैसे ये 97 जो ये फिगर है, ये बाहर के मुल्क की है। मेरे ख्याल में हमारे मुल्क में तो ये बहुत कम फिगर होगी। तो जो स्टडी कहती है वो 97% है, पर मैं ये समझता हूँ कि हमारे मुल्क में तो बड़े बड़े स्कूलों में भी अगर बच्चा अपनी मर्जी से एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेता है और उसका आंसर सही ले आता है, तो टीचर उसको इसलिए नहीं पसंद करता कि भाई मेरे वाले तरीके से नहीं किया। लेकिन बाहर के मुल्कों में भी ये चीज़ कन्वे करने में नाकाम रहे हैं टीचर्स स्टूडेंट्स में, क्योंकि जब स्टूडेंट से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि 61% स्टूडेंट्स जो है वो एग्री करते हैं कि मैथ्स का किसी भी सवाल का एक ही सोल्यूशन होता है, उसके अलावा सोल्यूशन हो ही नहीं सकता। 61। तो टीचर्स तो बहुत अच्छा ख्याल कर रहे थे कि नहीं मल्टीपल सोल्यूशन हो सकते हैं, लेकिन स्टूडेंट्स हमेशा यही समझते थे कि एक सोल्यूशन हो सकता है। तो इसका मतलब टीचर्स ने स्टूडेंट्स को बताया नहीं। इसी तरीके से लर्निंग पिट के बारे में जो मैंने आपको बताया, बाहर के मुल्कों में मैथ का जो पहला लेक्चर है वो लर्निंग पिट के बारे में दिया जाता है। बच्चों को बताया जाता है कि जब आप क्वेश्चन करेंगे तो आप कैसे इस पिट में घुसेंगे, आप गिरेंगे, आप फ्रस्ट्रेट होंगे, लेकिन आपने हिम्मत नहीं हारनी, आपने कुछ खाना है, आपने सोना है, आपने रेस्ट करना है, और फिर उसी क्वेश्चन को करना है, बार बार करना है, डिफरेंट टूल्स यूज करना है ताकि आप कामयाब हो जाए। ये मैथ का पहला लेक्चर होना चाहिए हमारे, ताकि हमारे बच्चों को पता हो कि हमने स्ट्रगल करने जा रहे हैं और वो इसके लिए मेंटली तौर पर प्रिपेयर हो। लेकिन हम ऐसी चीज बताते नहीं और सीधे ठगाठग क्वेश्चंस पे ले जाते हैं, और हमारे बच्चे उस पिट के बीच में रहते हैं, और फिर हम आ जाते हैं उनकी मदद करने के लिए। मैं आपको एक और स्टडी का हवाला दूंगा। ये बहुत बड़ी स्टडी है, पिज़्ज़ा, जो कि इंटरनेशनल एक टेस्ट है, उसके हवाले से स्टडी हुई, जिसमें 13 मिलियन का मतलब है मेरे ख्याल में 1 करोड़ 30 लाख इतने बच्चों पर, जो कि 15 साल के थे, उन पर रिसर्च हुई, और देखा गया कि कौन से बच्चे सबसे ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं इस किस्म के इंटरनेशनल लेवल के टेस्ट में। तो पता चला कि जो सबसे अच्छा परफॉर्म करते हैं वो हैं जो कि स्ट्रेटेजिक तरीके से चीज़ों को करते हैं, जो कि कोई स्ट्रेटेजी बनाते हैं और उससे मैथमेटिक्स को करते हैं, जिनका ग्रोथ माइंडसेट है। और जो रोट मेमोरी यानी रट्टा लगाते हैं, उनके नंबर बहुत कम होते हैं। लेकिन वो यहीं तक नहीं रुके, वो इससे भी आगे गए। उन्होंने कहा कि वो कौन से मुल्क हैं जिनके, बल्कि मैं पीछे ही जाऊंगा, वो कौन से मुल्क हैं जो कि नीचे रह गए। तो उन्हें पता चला कि जिन मुल्कों के बच्चों में रट्टा सिस्टम ज़्यादा, रोट मेमोरी ज़्यादा है, इन टेस्ट से उनको पता चला वो वही मुल्क हैं जो एक्चुअली तरक्की पजीर है, जो कि नीचे हैं। और जो लोग ग्रोथ माइंडसेट के साथ, कॉन्सेप्ट्स के साथ नए नए क्वेश्चंस को भी हल कर लेते हैं, वो मुल्क हैं जहां पर बहुत ज़्यादा तरक्की हो चुकी है। तो अगर हमने 21वीं सदी में जाना है और हमने उस तरीके से मैथमेटिक्स पढ़ना है, तो हमें ये रट्टा सिस्टम वाली चीज़ें छोड़ देनी है। आपका बच्चा 2 साल 3 साल रट्टा लगा के नंबर ले लेगा, लेकिन आने वाली ज़िंदगी में वो हमेशा आपको अच्छे अल्फाज में याद नहीं रखेगा कि आपको मालूम भी था कि ये होने जा रहा है, लेकिन स्टिल आप उसी डगर पर रहे और आपने अपने बच्चों को रट्टे
आप लगवाते रहे। इसी तरीके से सियान बेलक, अगर मैं नाम सही ले रहा हूँ, रशियन नाम मुझे लग रहा है, इन्होंने एक स्टडी की और उन्होंने कहा कि जो रट्टा लगाया जाता है जब हम कुछ चीज़ जुबानी याद करते हैं, मतलब टेबल है, हम पहाड़ों को रट्टे लगवाते हैं अपने बच्चों को, और जब रट्टा लगवाते हैं हम, तो वो हमारी वर्किंग मेमोरी में होता है, और वर्किंग मेमोरी में होने की वजह से उनको नुकसान होता है, वो हमारी फिजिकल लॉन्ग टर्म मेमोरी में नहीं दाखिल होता, वो वर्किंग मेमोरी में, जिस तरह रैम हो गई, कंप्यूटर की रैम होती है, वो वर्किंग मेमोरी उसमें रहता है। क्योंकि जैसे इंसान किसी स्ट्रेस में आता है तो सबसे पहले वर्किंग मेमोरी आहिस्ता आहिस्ता शट डाउन होना शुरू हो जाती है। तो जब आप स्ट्रेस में आएंगे, एकदम उस्ताद ने गुस्से में देखेगा सात का पहाड़ा सुनाओ, तो क्या होगा, आपको सात का पहाड़ा भूल जाएगा। क्या ऐसा होता है कि नहीं होता है? क्यों? क्योंकि उसका तो हमने रट्टा लगाया हुआ है, और रट्टा जो लगाते हैं वो न्यूरो साइंटिस्ट हमें बता रहे हैं वो तो वर्किंग मेमोरी में होते हैं, लॉन्ग टर्म मेमोरी में तो उस तरीके से जाते ही नहीं है। तो इसलिए भी ज़रूरी है कि हम चीज़ों को एक स्ट्रेटजी के ज़रिए, कॉन्सेप्ट के ज़रिए पढ़ें, ना कि उनको रट्टे लगाएं। और रट्टे लगाएंगे तो आपको भूल जाएंगे, फिर आप कहेंगे हो मैंने तो भी याद किया था लेकिन मुझे भूला नहीं। तो आप कहेंगे कि अच्छा अगर टेबल्स हैं तो उनको कैसे, इनको तो रट्टा लगाना पड़ेगा, तो टेबल्स को हम कैसे याद कर सकते हैं, या कैसे हम कॉन्सेप्चुलाइज कर सकते हैं? तो उसका एक बड़ा सिंपल तरीका है, एक गेम है जो कि बाहर के मुल्कों में खेली जाती है। डाइसिस ले लिए जाते हैं और डाइसिस के नंबर्स जो हैं वो फेंके जाते हैं, और उसके बाद उनको मल्टीप्लाई किया जाता है, और सामने हमारे पास शीट होती है 0 से लेके 500 तक, उसमें कलर कर दिया जाता है कि क्या आंसर आए, किसको किसके साथ मल्टीप्लाई किया, क्या आंसर आए। फिर उसको दोबारा बच्चा दूसरा करता है, वो फिर अपना आंसर लिखता है, फिर तीसरा करता है, वो अपना आंसर लिखता है। तो इस किस्म की गेम्स बनाई हुई हैं जिनसे कॉन्सेप्ट में कन्वर्ट किया है उन्होंने मेमोराइज्ड मैथमेटिक्स को, जो मेमोरी के साथ, जो रट्टा लगाने के साथ हमें आता था पहले, उनको कॉन्सेप्ट में बदला है। और मैं आपको यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट दिखा रहा हूँ। इसी तरीके से विजुलाइज करने के लिए आप देखें 18 को 5 से आपने ज़रब देनी है, तो उसके कई तरीके हैं जो मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। अब ये चीज़ हमने क्या किया, बच्चे को कॉन्सेप्ट दिया कि 18 × 5 क्या होता है। इसी तरीके से कई जगह पर यह कॉन्सेप्ट दिया जाता है कि 18 नंबर किस किस तरीके से आ सकता है। 18 नंबर 9 को 2 से मल्टीप्लाई करें फिर भी आ सकता है, 18 को 1 से मल्टीप्लाई करें फिर भी आ सकता है, 6 को 3 से मल्टीप्लाई करें फिर भी आ सकता है। तो वो इस किस्म के विजुअल्स भी बनवाते हैं बच्चों से, और उनसे कि दिखाते हैं उनको कि 18 नंबर जो है एक्चुअली ये कहाँ पर है और कैसे कैसे इसे हम अचीव कर सकते हैं। तो हमारे पास जो विजुअलाइज मैथ होता है, ये आपने कोशिश करनी है कि आप बच्चों को जब भी समझाएं तो आप थोड़ी सी इंटरनेट की मदद ले लें। इंटरनेट पे बहुत सी चीज़ें पड़ी हैं, और आप बच्चों को तस्वीरें बना बना कर, रंग बिरंगी तस्वीरें बनाकर मैथमेटिक्स समझाएं, ताकि उनको आसानी से समझ आए। और उनकी मेमोरी के 5 हिस्सों में से 2 तो सिर्फ तस्वीरें देखते हैं। तो इसका मतलब यह है कि अब आप उनकी उस जो दिमाग है उनके 5 हिस्सों को यूटिलाइज कर रहे हैं। लेकिन अगर आप उनको तस्वीर नहीं दिखा रहे और आप नंबरों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो आप 5 में से 3 हिस्सों को इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसका मतलब यह है कि आप 60% दिमाग का काम करवा रहे हैं उस एक पर्टिकुलर टास्क पर, जबकि अगर आप तस्वीर दिखा देंगे तो 100% करवाएंगे। तो किस में ज़्यादा आपको अच्छी उम्मीद है कि अच्छा आपके पास रिजल्ट आएगा? इसी तरीके से मैं यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ, तो आप मल्टीप्लिकेशन के लिए बाहर अब इस किस्म की ड्राइंग्स बनाई जाती हैं, एरिया के लिए, पेरीमीटर के लिए, हर कॉन्सेप्ट के लिए ड्राइंग मौजूद है। सिर्फ ये है कि आपको थोड़ी सी रिसर्च करनी पड़ेगी, आपको गूगल पे जाके टाइप करना पड़ेगा, आपको हर कॉन्सेप्ट की ड्राइंग मिल जाएगी, और आपको थोड़ा सा खुद भी अप टू डेट होना पड़ेगा। एक और कॉन्सेप्ट जो हमारा गलत है वो ये कि हम प्रैक्टिस देते हैं, बच्चे को कहते हैं बार बार करो, बार बार करो। रिवीजन अच्छी बात है, लेकिन रिवीजन का भी एक वक्त मुकर्रर है, जो मैं अपनी बहुत सी वीडियोस में बना चुका हूँ कि फॉरगेटिंग कर्व क्या होता है। लेकिन अगर आपने बच्चे को चीज़ें अच्छी तरीके से याद करानी है, तो फिर उसके लिए इस किस्म की, ये जो आपको नज़र आ रही है सामने, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये जो सवाल देख के मुझे भी कुछ होना शुरू हो जाता है, 7 × 6, 4 इसकी बजाय अगर हम उनको इसी किस्म के क्वेश्चन दें और उनको कैलकुलेट करवाएं, लेकिन एक स्टोरी भी साथ हो उसमें। एक बतख थी, उसके 3 बच्चे थे, एक और बतख आई, उसके 7 बच्चे थे, अब वो दोनों इकट्ठी चल रही हैं, तो कितने बच्चे साथ चल रहे हैं। इस किस्म की स्टोरीज में उनको एडिशन करवाएं, और फिर उनको साथ साथ उसकी तस्वीरें भी बनवाएं, उनको विजुअल्स भी दें। तो क्या होगा कि उनको ये चीज़ें भूलेंगी नहीं। जब आप उनका मैथमेटिक्स का रिलेशन बना देंगे, किसी स्टोरी के साथ रिलेशन बना देंगे, किसी सिनेरियो के साथ, किसी रियल टाइम इवेंट के साथ, तो मैथमेटिक्स भूलता नहीं है। अगर आप आइसोलेशन में रख के मैथमेटिक्स को एक ऐसी चीज़ बनाएंगे, बेटा ये मशकें करते रहो,
करते रहो। तो आपके बच्चों को कभी भी मैथमेटिक्स नहीं आएगा जब तक कि हम उनको ये बताएंगे नहीं कि मैथमेटिक्स का इस्तेमाल हमारी दुनिया में, हमारी ज़िंदगी में कैसे होता है। तो ये एक बड़ा अच्छा तरीका है। आप अपनी क्लास में अगर थोड़ी सी कोशिश करेंगे तो कुछ अर्से बाद आप कामयाब हो जाएंगे और आप ऐसी स्टोरीज सुनाना शुरू कर देंगे। तो बजाय ज़्यादा प्रैक्टिस करने के हम अमूमन बच्चों को टाइम प्रैक्टिस पर लगा देते हैं कि बच्चों ने हर रोज़ मैथमेटिक्स करना है, हर रोज़ मैथमेटिक्स करना है और वही बोरिंग क्वेश्चन करते रहने हैं। उससे बेहतर ये है कि हम बच्चों को प्रोडक्टिव प्रैक्टिस की तरफ लेके आएं, ऐसी प्रैक्टिस जिससे बच्चे लर्निंग कर सकें। और वो तरीके मैंने आपको यहाँ पर बता दिए हैं कि उनको कैलकुलेशन तो कराएं लेकिन उसको किसी कहानी के साथ अटैच करें, उसको किसी विजुअल के साथ, किसी तस्वीर के साथ अटैच कराएं। तो जब वो चीज़ों को उस पढ़ाई में देखेगा, रियल टाइम स्टोरीज को पढ़ेगा, दुनिया से मैथमेटिक्स को कनेक्ट करेगा, तो उसे मैथमेटिक्स के बारे में ज़्यादा समझ आएगी और वो ज़्यादा देर तक उन्हें याद रहेगा। बजाय ये कि बोरिंग एक्सरसाइज दे दें और बच्चे को कहें कि आपने 30 सवाल इसके अटेम्प्ट करने हैं। इसी तरीके से एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन जो इवन हम छोटे होते समझते थे कि जो बच्चे फर मैथ कर लेते हैं, जल्दी कर लेते हैं, जिनकी स्पीड बहुत तेज है क्वेश्चन करने की, उनको मैथमेटिक्स ज़्यादा आता है। हकीकतन ऐसी कोई बात नहीं है। न्यूरो साइंस हमें ये बताती है, दिमाग की साइंस हमें ये बताती है कि स्पीड का मैथमेटिक्स की लर्निंग से कोई ताल्लुक नहीं है। तो अगर आप बच्चों को बार बार ये कहते हैं कि जल्दी करें जल्दी करें, तो उससे उनकी मैथमेटिकल लर्निंग पर कोई असर नहीं पड़ रहा, बल्कि बच्चों को आराम आराम से सोच सोच कर उनको मैथमेटिक्स करने दें ताकि वो चीज़ों को विजुलाइज कर सकें, उनको एब्जॉर्ब कर सकें और उनको कहानियों के साथ जोड़ सकें। तो स्पीड का, सवालों को कितनी जल्दी आप हल करते हैं, उसका मैथमेटिक्स की लर्निंग से कोई ताल्लुक नहीं है। अब एक और रिसर्च के बारे में बताता हूं जो कि बहुत जगह पर आजकल रिपोर्ट हो रही है, लेटेस्ट रिसर्च है, और इसमें यह बताया गया है कि फिंगर परसेप्शन, अगर आप अपनी उंगलियों पर गिनती करते हैं, मैथमेटिक्स सॉल्व करते हैं, तो आपका दिमाग बहुत ज़्यादा तेज हो जाता है। और उसकी दो वजूहात हैं। एक तो ये कि आपके सेंसरी, आप क्योंकि फिंगर्स को सेंस कर रहे हैं, तो आपके सेंसरी जो दिमाग के हिस्से हैं वो बहुत ज़्यादा डेवलप होते हैं, और दूसरे आपके विजुअल हिस्से बहुत डेवलप होते हैं। तो जो लोग उंगलियों से काउंटिंग करते हैं या उंगलियों से कोई भी काम करते हैं, कोई भी ऐसा काम करते हैं जिसमें उंगलियां बहुत इस्तेमाल होती हैं, जो बच्चे मसलन पियानो बजाते हैं तो वहां पर आपको उंगलियां बहुत इस्तेमाल होती हुई नजर आएंगी, तो वो मैथमेटिक्स में बहुत अच्छे होते हैं। ये दिमाग की साइंस न्यूरो साइंस कहती है। तो अगर आप बच्चे को मैथमेटिक्स में अच्छा करना चाहते हैं तो उन्हें उंगलियों पर काउंट करने दीजिए, उन्हें कैलकुलेशंस, एडिशन, सब्ट्रैक्शंस उंगलियों पर करने दीजिए, और उसके अलावा भी उनको ऐसी छोटी छोटी गेम्स में लगाइए जिसमें उंगलियों का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो। उन्हें ऐसे कॉम्प्लेक्स चीज़ें बनाकर दीजिए जिनको उन्हें ट्रेस करना हो पेन से, और उसमें भी उंगलियों का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो। तो इस लिहाज से तो राइटिंग भी अच्छी चीज़ है, क्योंकि राइटिंग भी उंगलियों से की जाती है और उससे हमारे दिमाग की जो ग्रोथ है वो बढ़ती है। तो उंगलियों का बच्चे जितना अच्छा इस्तेमाल करेंगे उतना ही अच्छा उनको मैथमेटिक्स आएगा। इवन यहाँ तक किया गया है कि जब बच्चे उंगलियों का इस्तेमाल नहीं भी कर रहे होते, सिर्फ उंगलियों को देखते हैं, तब भी उनके दिमाग के वो वाले हिस्से एक्टिवेट हो जाते हैं जो उंगलियों को इस्तेमाल करने से हासिल होते हैं, एक्टिवेट होते हैं। तो हमें छोटी क्लासेस में बच्चों को उंगलियों का इस्तेमाल ज़रूर कराना चाहिए। ये पुराना तरीका नहीं है बल्कि ये लेटेस्ट रिसर्च है, क्योंकि उंगलियों का इस्तेमाल दिमाग को बढ़ाता है और उससे मैथमेटिकल लर्निंग भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होती है। और बच्चों को ऐसी एक्सरसाइजेस देनी चाहिए, ऐसी एक्टिविटीज़ देनी चाहिए जिनसे उनको अपनी फिंगर परसेप्शन का पता चले, उनको अपनी उंगलियों के बारे में जानकारी और ज़्यादा हासिल हो। तो मैं आपको यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें दिखा रहा हूँ जो बच्चों से ड्रॉ कराई जाती हैं ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा उनको अपनी उंगलियों पर कंट्रोल हासिल हो और वो अपनी उंगलियां ज़्यादा इस्तेमाल करें। तो ये एक बहुत अच्छी टिप है जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं मैथमेटिक्स को डेवलप करने के लिए। और उसके साथ साथ मैथमेटिक्स अकेले बैठ कर अकेले कमरे में नहीं हो सकता। मैथमेटिक्स के लिए कोलैबोरेशन, एक दूसरे से मिलकर मैथमेटिक्स पर डिस्कशन करके ग्रुप एक्टिविटी के जरिए आप मैथमेटिक्स ज़्यादा सीख सकते हैं, ऐसा कहना है आज की जदीद रिसर्च का। तो अगर बच्चे को आप अलग बिठाकर एक कमरे में मैथमेटिक्स करा रहे हैं तो उससे बहुत बेहतर है कि उस बच्चे को उसके हम उम्र बच्चों में बिठाया जाए और उनके दरमियान मैथमेटिक्स एक डिस्कशन के तौर पर कराई जाए। उससे बच्चों को मैथमेटिक्स बहुत ज़्यादा अच्छा आएगा। तो मैथमेटिकल कोलैबोरेशंस होनी चाहिए और उसे एक आइसोलेटेड इंडिविजुअल एक्टिविटी नहीं बनाना चाहिए। तो मैंने आपको जो चीज़ें बताई उनमें मोटी मोटी हम
चीज़ें दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि हर बंदे के पास अनलिमिटेड पोटेंशियल है और हर बच्चा मैथमेटिक्स कर सकता है। तो अगर हम ये समझते हैं कि मैथमेटिक्स कुछ खास दिमाग कर सकते हैं या विरासत में मिलते हैं तो वो गलत चीज़ है। इसी तरीके से मैथमेटिक्स का स्पीड और प्रोसीजर के साथ कोई खास ताल्लुक नहीं है, बल्कि हमें कोशिश करनी चाहिए कि चाहे बच्चा स्लो करे लेकिन वो डेप्थ में मैथमेटिक्स को देखे, क्रिएटिव तरीके से मुख्तलिफ स्टोरीज बनाए उसका मैथमेटिक्स के प्रॉब्लम्स की। और फिर हम ये भी जान चुके हैं कि हर सवाल का एक आंसर नहीं होता है और हमें अपने बच्चों को बताना है और उनको इनकरेज करना है। टीचर्स इनकरेज नहीं करते कि अगर एक सवाल के दो मुख्तलिफ हल हैं, दो मुख्तलिफ तरीके उनको हल करने के लिए, तो जो टीचर ने बताया होता है उसी को हम हमेशा अफजल समझते हैं। तो वो अफजल नहीं है, बल्कि अगर किसी ने दूसरा हल निकाला है तो मेरे ख्याल में वो ज़्यादा क्रिएटिव बच्चा है और उसकी हौसला अफजाई ज़्यादा करनी चाहिए हम सबको मिलकर। नंबर और कैलकुलेशंस की बजाय विजुअलाइजेशन की तरफ, स्टोरीज की तरफ, एक्सप्लोरेशन की तरफ बच्चों को सवाल करना चाहिए। आए आज हम ये चीज़ एक्सप्लोर करते हैं, बजाय ये कि इस एक्सरसाइज को खोलें और आज हम ये क्वेश्चन करेंगे। बच्चों में एक थोड़ी सी मोटिवेशन लाएं और उनको एक्सप्लोर करने के लिए उनसे कोई ऐसी एक्टिविटीज़ कराएं ताकि वो चीज़ों को एक्सप्लोर कर सकें। परफॉर्मेंस का कल्चर पता नहीं हमारे पाकिस्तान में कब ख़त्म होगा, लेकिन लर्निंग कल्चर परफॉर्मेंस के कल्चर को ओवरटेक कर जाएगा बहुत जल्दी और लोगों को नंबरों और डिग्री से नहीं पहचाना जाएगा, बल्कि उनको उनकी स्किल्स के साथ, उनकी कॉम्पिटेंसीज के साथ पहचाना जाएगा कि उनको असल में आता कितना है। और फिर हम हमेशा सही सवाल पर बहुत ज़्यादा जोर देते हैं। तो मैंने आज आपको रिसर्च से बताया कि गलत सवालों में आप ज़्यादा सीखते हैं और बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा गलतियां करने दीजिए। ग्रुप एक्टिविटी कराइए, कोलैबोरेशन में मैथमेटिक्स पढ़ाइए, इंडिविजुअल टास्क ना दीजिए, उससे बच्चे की बहुत ज़्यादा लर्निंग नहीं होती। तो ये बहुत कुछ पॉइंट्स थे जो आज की हमने इस प्रेजेंटेशन में डिस्कस किए। आने वाली प्रेजेंटेशन में हम मैथमेटिक्स के बारे में और भी बहुत कुछ जानने जा रहे हैं और उसको पढ़ने के तरीकों को डिस्कस करेंगे। मैं आपको एक छोटी सी एग्जाम्पल देता हूँ कि इन्हीं प्रोसीजर्स पर स्टैनफोर्ड कैंपस ने एक समर कैंप कराया और उसमें 81 बच्चों ने 81 बच्चों ने हिस्सा लिया। उनकी ट्रेनिंग कराने से पहले जो असूल मैंने आपको बताए, इन असूलों पर ट्रेनिंग कराने से पहले एक प्री अलजबरा टेस्ट लिया गया, एक प्री टेस्ट लिया गया अलजबरा का, और उसमें आपको उनके ग्रेड्स यहाँ पे प्लॉट करा के हमने दिखा दिए 81 में। इसमें बहुत कम भी हैं, बहुत ज़्यादा नंबर लेने वाले भी बच्चे हैं। और फिर उनको 18 दिन पढ़ाया गया, 18 मुख्तलिफ लेसन्स पढ़ाए गए और उसके बाद दोबारा उनका टेस्ट लिया गया, लेकिन पढ़ाया गया इसी तरीके से जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। तो उन्होंने 50% इंप्रूवमेंट दिखाई, 50% इंप्रूवमेंट उन्होंने अपने टेस्ट रिजल्ट्स में दिखाई, जो मैं आपको यहाँ पे लाल रंग से दिखा रहा हूँ। तो ऑन द एवरेज 50% बच्चे ज़्यादा सीखे मैथमेटिक्स को। और मैथमेटिक्स कैसे बताया गया, तो मैं आपको उनकी कुछ वर्कशीट्स भी यहाँ पे दिखा रहा हूँ जो कि विजुअल है। आप इन वर्कशीट को जल्दी से देखिएगा पॉज करके, तो आपको अंदाजा होगा कि कितनी अच्छी वर्कशीट्स हैं। लेकिन साथ साथ उन्होंने उनको फिजिकल चीज़ों से भी मैथमेटिक्स को कनेक्ट कराकर दिखाया, रियल लाइफ की चीज़ों से मैथमेटिक्स को कनेक्ट किया गया। तो मैं आपको यहाँ पर इस वर्कशॉप की कुछ हाइलाइट्स दिखा रहा हूँ और उससे आपको अंदाज़ा होगा कि हमारा दिमाग किस तरीके से मैथमेटिक्स को सीखता है और क्या हम सही तरीके से मैथमेटिक्स को सिखा रहे हैं। तो मेरा जवाब है कि कतई नहीं, हम बहुत पुराने ज़माने का मैथमेटिक्स सिखा रहे हैं जिनका बच्चों को आने वाले दिनों में फ़ायदा नहीं होगा। तो आपने ये चीज़ें ज़रूर ट्राई करनी है, क्योंकि हम अपने बच्चों को मैथमेटिक्स सिखाएंगे तो उनकी तमाम साइंसेस इम्प्रूव करेंगी, क्योंकि मैथमेटिक्स इज़ द मदर ऑफ ऑल साइंसेस। और मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिससे कहा जाता है कि जिसको कायनात को एक्सप्लोर करने के लिए सिर्फ अगर आपको एक चीज़ आनी चाहिए तो वो मैथमेटिक्स है। तख्ती ऑनलाइन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस इल्म को सब तक पहुंचाइए, क्योंकि ये सदका जारिया है। और जितने लोग भी इसको देखेंगे, अगर कुछ ने भी इस पर अमल कर लिया तो उनकी ज़िंदगियां बन जाएंगी। बहुत शुक्रिया।